लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर रहा था रिटर्न क्या होती है। अब इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारा रिस्क क्या होता है। रिस्क मैंने आपको वहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि रिस्क क्या है। रिस्क रेफर्स टू द चांस, उस चांस का या उस प्रोबेबिलिटी का दैट द एक्चुअल आउटकम फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट विल डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड आउटकम। रिस्क क्या है, एक तरीके से चांस है कि जो हमें लगता है कि हमारी आउटकम आएगी वो डिफरेंट हो सकती है हमारी जो एक्चुअली में आउटकम आ रही है। हमें लगा था कि हमारी आउटकम आएगी 10%, लेकिन हमारी आउटकम आई कितनी है, एक्चुअली में आई है 8%। तो ये बीच में 2% हमें नहीं मिला। वो क्या था, हमारा रिस्क है कि जो हमने हमारी एक्सपेक्टेड आउटकम होगी, ये हमने एक्सपेक्ट करा था, वो डिफरेंट होगी हमारी एक्चुअल आउटकम से। जो हमारी एक्चुअली में आउटकम आई है, हमारी एक्सपेक्टेड आउटकम उससे डिफरेंट होगी, उसे कहते हैं हम रिस्क। अब रिस्क के दो टाइप के रिस्क होते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक रिस्क और एक होता है अनसिस्टमैटिक रिस्क। एक होता है हमारा सिस्टमैटिक और एक होता है हमारा अनसिस्टमैटिक रिस्क। अब सिस्टमैटिक रिस्क कौन सा है? सिस्टमैटिक रिस्क एक वो रिस्क है जो सारी फर्म्स को एक साथ इफेक्ट कर रहा है। मान लो कितनी भी कंपनीज हैं, सब पे वो रिस्क क्या करेगा, रहेगा, तो उसे कहते हैं हम सिस्टमैटिक रिस्क। वो रिस्क सब फर्म्स पे रहेगा, उसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। जैसे कि मान लो क्या हो गया, इन्फ्लेशन हो गया मार्केट में, या इंटरेस्ट रेट की गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, ऐसे तरीके का कोई जो रिस्क होगा वो कहते हैं हम सिस्टमैटिक रिस्क, जो सब फर्म्स को एक साथ इफेक्ट करेगा, किसी भी फर्म के लिए स्पेसिफिक नहीं है। और अनसिस्टमैटिक रिस्क कौन सा होता है, जो क्या होता है फर्म स्पेसिफिक, कि अगर आप किसी फर्म में इन्वेस्ट कर रहे हो तो सिर्फ आपको वो रिस्क वहीं पे मिलेगा, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। वो रिस्क सिर्फ उसी फर्म में इन्वेस्ट करने पे ही आपको वो क्या मिलेगा, रिस्क मिलेगा। अब सिस्टमैटिक रिस्क जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क। इसे कहते हैं हम नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क और इसे कहते हैं हम डाइवर्सिफिएबल रिस्क। नॉन डाइवर्सिफिएबल और डाइवर्सिफिएबल का क्या मतलब हुआ? नॉन डाइवर्सिफिएबल का मतलब है हम लोग अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने पैसे। अब वहाँ पे कहीं पे ज़्यादा रिस्की होगा, कहीं पे कम रिस्की होगा, बट जिसको अलग अलग जगह में हम इन्वेस्ट करके अपना रिस्क अगर नहीं कम कर सकते, हमारा रिस्क तब भी उतना ही रहेगा, तो उसे कहते हैं हम नॉन डाइवर्सिफिएबल रिस्क। लेकिन मान लो हम कहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंक में, कहीं शेयर्स में, और हम उसे डाइवर्सिफाई करें अपना रिस्क, कहीं पे हमें ज़्यादा रिस्क लेना पड़ रहा है, कहीं पे हमें कम रिस्क ले रहे हो, तो वो क्या हो गया, हमारा डाइवर्सिफिएबल रिस्क, जिसे हम अपना कम कर सकते हैं अपने अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके। लेकिन इस रिस्क को हम कम नहीं कर सकते क्योंकि ये तो हर जगह ही आएगा, ये रिस्क हमें हर जगह ही देखने को मिलेगा, इस रिस्क को हम कम नहीं कर सकते। लेकिन डाइवर्सिफिएबल रिस्क को हम कम कर सकते हैं अलग अलग जगह इन्वेस्ट करके। तो बेसिकली हमारा सिस्टमैटिक रिस्क किस तरीके से शो करा जाता है? सिस्टमैटिक रिस्क का मेजरमेंट होता है हमारा बीटा। सिस्टमैटिक रिस्क हमारा किसके इक्वल होता है, बीटा के, इसको हम कहते हैं बीटा। ठीक है, सिस्टमैटिक रिस्क होता है हमारा बीटा। और हम बेसिकली जब भी अपना रिस्क वगैरह लेते हैं, कुछ भी कैलकुलेट करते हैं, तो हम मेनली किसको लेते हैं, बीटा को। अनसिस्टमैटिक रिस्क हम नहीं ध्यान देते क्योंकि इसे हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, इसे हम कम कर सकते हैं, हमारे हाथ में है ये कि हमें इतना रिस्क लेना है या नहीं लेना। लेकिन सिस्टमैटिक रिस्क हमें लेना ही लेना पड़ेगा, चाहे हम कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दें, चाहे बैंक में करें, चाहे कहीं पे भी करें, चाहे गवर्नमेंट की बॉन्ड्स में क्यों ना करें, ये रिस्क सबके ऊपर लगेगा। लेकिन अनसिस्टमैटिक रिस्क हमारी मर्जी है कि हमें कहाँ इसमें पैसे डालने हैं या नहीं डालने, और इसे हम कम कर सकते हैं कहीं और इन्वेस्ट कर करके। ठीक है, अब हमारे पास दो मेजरमेंट्स हैं रिस्क को मेजर करने के लिए। सबसे पहले रिस्क के मेजरमेंट्स, हमारे पास दो मेजरमेंट है। सबसे पहला है हमारा रेंज और उसके बाद है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। एक है रेंज और फिर है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। अब रेंज क्या है? रेंज एक तरीके से डिफरेंस है जो हमें लगता है कि हमारी एक्चुअल रिटर्न, जो हाईएस्ट एक्चुअल रिटर्न होगी, जो हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न होगी, माइनस जो भी हमारी लोएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न होगी।
इट इज़ हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न माइनस लोएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न। ये हमारी होती है रेंज, कि हमारी जो भी हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न होगी माइनस लोएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारी होती है रेंज। ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है अब हमारा? स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली एक वो है कि हमारी जो भी एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने माना है कि हमारी इतनी रिटर्न आएगी और हमारी एक्चुअल रिटर्न उससे कितनी वेरी कर रही है, जो हमारी एक्चुअली में रिटर्न आई है वो कितने डिफरेंट है उससे जो भी हमने एक्सपेक्ट करा था कि हमारी रिटर्न जो है वो आएगी, उसे कहते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन की एक बार मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के बताती हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ वे टू क्वांटिफाई द रिस्क टू मेजर द डिग्री ऑफ स्प्रेड ऑफ पॉसिबल रिटर्न्स, कि हमारी जो पॉसिबल रिटर्न्स आएंगी अराउंड द एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो भी हमारी पॉसिबल रिटर्न्स होंगी, जो हमारी रिटर्न्स आ सकती हैं एक्चुअली में, वो कितने डिफर कर रही हैं हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न से, जिसे कहते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा शो कैसे होता है? इस वाले साइन से। ये होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन। ये किसके इक्वल होता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन? ये होता है अंडर रूट ऑफ सिग्मा आई रेंजिंग फ्रॉम 1 to n। इसका मतलब होता है आई हमारा 1 से n तक जा सकता है, पी आई एक्स आई माइनस आर बार का होल स्क्वायर। अब पी आई क्या है हमारी? पी आई है हमारी प्रोबेबिलिटी, किसी भी रिटर्न आने की प्रोबेबिलिटी। हमने पहले पढ़ा था कि हमारी हर रिटर्न जो भी हमें लगता है कि आएगी उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी होती है कि हाँ इसके आने के कितने चांसेस हैं या इसके आने के कितने चांसेस हैं, तो प्रोबेबिलिटी है ये रिटर्न आने की। प्रोबेबिलिटी ऑफ रिटर्न एक्स रिटर्न आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? इट इज़ पी आई, वो होता है एक्स आई क्या है हमारी रिटर्न है, आर बार क्या होती है हमारी? आर बार इज अवर एक्सपेक्टेड रिटर्न, आर बार हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न है और फिर उसका हम स्क्वायर कर देंगे। सबसे पहले एक रेंज क्या होता है हमारा कि हमारी जो भी हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न है माइनस लोएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो। अब एक क्वेश्चन हम रेंज पे लेते हैं और एक क्वेश्चन हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे लेते हैं। सबसे पहले एक रेंज के लिए यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे हमारी सम रिटर्न्स हैं, ये कुछ रिटर्न्स हमें दी हुई हैं विच इज़ 18%, 10%, 45%, 20% और 12%। अब हमें इसमें कैलकुलेट करना है कि हमारी रेंज क्या है, रिस्क कैलकुलेट करना है विद द हेल्प ऑफ रेंज। तो हमारी रेंज क्या होगी? रेंज होती है हमारी हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो हमारी हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न है। हाईएस्ट कौन सी हमारी? 45 हमारी हाईएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न है और लोएस्ट कौन सी है? लोएस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न, वो कितनी हमारी 10। तो 45 माइनस 10%, 35% हमारा क्या है इसमें? रिस्क क्या है। ये कितना भी वेरी कर सकता है हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न, इतने रेंज में कर सकती है, चेंज हो सकती है। इतने तक क्या हो सकता है जितने भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे इतना % वो चेंज आ सकती है, हमारी ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है। तो ये हमारा क्या है? एक रेंज है। अब एक क्वेश्चन हम स्टैंडर्ड डेविएशन का ले लेते हैं। मैं ले रही हूँ इसमें क्वेश्चन इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल 3.2 फ्रॉम द बुक ओनली, आरपी रस्तगी। एग्जाम्पल नंबर 3.2, ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3.2 है। यहाँ पे हमें रिटर्न दी हुई है, ये उनके आने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं। अब ये क्वेश्चन हमें कहते हैं कि हमें यहाँ फाइंड करना है सबसे पहले एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न और फिर हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन। अब सबसे पहले हमें यहाँ कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न्स। हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होती है रिटर्न की? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न होती है, हम डिनोट करते हैं इसे आर बार से, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई आर से भी हम शो करते हैं। हमारा क्या होता है? ये होता है हमारा सिग्मा पी आई इंटू एक्स आई। हमारी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर रिटर्न से, तो हमारे पास एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं पी आई एक्स आई। प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करना रिटर्न से। 0.05 इंटू -20 विल बी -1, 0.1 इंटू -10 गेन -1, यह आएगा 2, 3.75, 4.00, 3.75 एंड देन 1.5। हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न के लिए चाहिए यहाँ पे सिग्मा,
तो हम इस सबका टोटल कर लेंगे, टोटल आएगा इसका 13.00। तो हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिटर्न कितने आ गई, 13% हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न है कि हमारे को लगता है हमारी इतनी रिटर्न आएगी। -20 आने की पॉसिबिलिटी थी 5%, -10 आने की 1%, 10% थी प्रोबेबिलिटी, 10% आने की 20% है, ऐसे आपकी दी रखी है कि हमारी प्रोबेबिलिटीज क्या है रिटर्न आने की। तो हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल ली। अब हमें क्या चाहिए, अब हम देखते हैं हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। अब हमें स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हमारा मेन चीज़ यही होती है कि हम सबसे पहले अपना फॉर्मूला लिखना है कि हमारा फॉर्मूला क्या है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू √ऑफ सिग्मा, प्रोबेबिलिटीज से मल्टीप्लाई करेंगे XI माइनस R बार का होल स्क्वायर। सबसे पहले हम XI को माइनस करेंगे R बार से, उसका होल स्क्वायर करेंगे, XI माइनस R बार उसका होल स्क्वायर, और फिर उसको PI से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ अब XI माइनस R बार। हमारी XI क्या थी, ये है हमारी XI, और R बार क्या है हमारा, ये आया है 13%। तो हमारी सारी रिटर्न्स को हमें माइनस करना है, सारी रिटर्न्स में से माइनस करना है अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न। सबसे पहले हम क्या करेंगे, -20 -13 -20 -13, राइट। हम लोग ये तो करेंगे, -20 -13 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये -33, -10 -13, -10 है और माइनस ही करेंगे 13, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -23, 10 -13, तो इट वुड बी -3, 15 -13 2, 20 -13 7, 25 -13 it would be 12, 30 -13 it would be 17। ओके अब हमें क्या चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए XI माइनस R बार, हमें चाहिए XI माइनस R बार का होल स्क्वायर। आपको याद रखना है ये इसका टोटल होल स्क्वायर नहीं है, ये XI माइनस R बार का होल स्क्वायर इंटू PI है, प्रोबेबिलिटीज को फिर मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम XI माइनस R बार का होल स्क्वायर निकाल लेंगे। 33 का स्क्वायर वुड बी 1089, इसका हो जाएगा 529 9, जस्ट इसका स्क्वायर करना है हमें। ये 4 14 144 49, 17 का इट वुड बी 289। अब हमें क्या करना है, XI माइनस R बार को प्रोबेबिलिटीज से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पर इनको मल्टीप्लिकेशन कर रही हूँ। XI माइनस R बार का होल स्क्वायर इंटू PI, हमें प्रोबेबिलिटी से ही मल्टीप्लाई करना है, तो 1089 इंटू 0.05, यह आएगा हमारे पास 54.45, 52.9, 1.8, 1, 9.8, 21.6 एंड 14.45। इसका सम आ जाएगा हमारे पास 156। ठीक है, अब हमारे को वैल्यूज पुट करने जस्ट अपनी अंडर रूट में क्या आएगा हमारा सिग्मा PI XI माइनस R बार स्क्वायर, और निकाला था हमने PI XI माइनस R बार का होल स्क्वायर विच इज़ 156। हमारे पास आ जाएगा 12.49%। ये हमारा क्या आ रहा है 12.49%। तो इसका मतलब क्या है, हमारी वैल्यूज़ जो है इससे इतनी अमाउंट तक क्या करेंगी, वेरी करेंगी। हमारी जो प्रोबेबल जो हमारे पास रिटर्न्स आएंगी वो हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न से इतने अमाउंट तक क्या कर सकती है, वेरी कर सकती है। 12.49% तक हमारी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन तो एक हमारे पास एब्सोल्यूट मेजर है, यानी कि यूनिट फ्री नहीं है और इसे हम कंपैरिजन के लिए भी यूज़ नहीं कर सकते। एक इसका रिलेटिव मेजर जो होगा वो क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका जो एक रिलेटिव मेजर होता है वो होता है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे कैलकुलेट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है हमारा, इसको हम डिनोट करते हैं CV से, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन जो हमारी एक्सपेक्टेड रिटर्न थी R बार और E ब्रैकेट में R, उसको हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी आया है उसको हम डिवाइड करेंगे उसके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, यानी कि 12.49 डिवाइडेड बाय 13, तो यह आएगा हमारा 0.96 समथिंग। हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या आ गया 0.96।
अब मेनली ये चीज़ है कि अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकालना है, तो हम बेसिकली किसके ऊपर ध्यान देंगे, अपना कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम कंपेयर करेंगे 0.9 से। जितना ज़्यादा हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, उसमें हमारा रिस्क होगा। हायर द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हायर द रिस्क। तो अभी हमारा यही था रिस्क के लिए, और बाकी आगे का हम आगे डिस्कस करेंगे।